वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स। ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेकेंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, आपसे शेयर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जा रहे हैं बल्कि आपको गाइड भी किया जा रहा है कि आपने किस तरीके से आंसर देना है जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और ये सिंध बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है, जो सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस के मुताबिक है। उनमें आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वो करवाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये दो हिस्सों में डिवाइड है ये सब्जेक्ट, पाकिस्तान और वर्ल्ड का। वर्ल्ड वाला भी इस चैनल पे मौजूद है और पाकिस्तान वाला भी, सो दोनों ही आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट को। पहला ये कि हाउ डज द फ्लड इम्पैक्ट डैम्स एंड वीट। कैसे जो फ्लड जो है वो इम्पैक्ट करता है, उसका एक असर होता है डैम्स के ऊपर भी और वीट के ऊपर। डैम्स की हम बात करते हैं अगर, तो रिस्क ऑफ डैमेज या फिर फेलियर जो होता है वो होता है शेयर वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से, और इंक्रीज़ होना वाटर लेवल का और फ्लो रेट का। उससे क्या हो सकता है, इरोशन होती है और सेडिमेंटेशन, और पोटेंशियल होता है ओवर टचिंग का या फिर ब्रिज का, और नतीजा होता है अनकंट्रोल रिलीज़ होना वाटर का। फ्लड जो है ये भी इम्पैक्ट कर सकता है जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और लॉन्गेटिविटी है उसकी डैम की। और वीट की हम बात करें तो फ्लडिंग से क्या होगा कि क्रॉप जो है वो लॉस होगी और यील्ड्स के अंदर कमी आएगी, और एक्सेस वाटर जो है वो क्या कर सकता है कि सॉइल इरोशन होती है और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होती है, और वाटर लॉग कंडीशन से रूट रोट और या दूसरे डिजीज़ होते हैं। फ्लड जो है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज के दरमियान इम्पैक्ट कर सकता है ग्रेन क्वालिटी और रिड्यूस करता है हार्वेस्ट को। नाउ दी डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड 2022 इन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब जो 2022 में बहुत बड़ा फ्लड आया था उसका क्या असर हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, इसको आपने डिस्क्राइब करना होगा। जो डैमेजेस हुए थे वो एस्टिमेट किए गए तकरीबन $14.9 बिलियन, और इकोनॉमिक लॉस एस्टिमेट किया गया $15.2 बिलियन। तकरीबन 33 मिलियन जो लोग थे वो इससे अफेक्ट हुए और 8 मिलियन डिस्प्लेस हो गए। फ्लड ने जो है वो डिस्ट्रॉय किया तकरीबन 2.1 मिलियन होम्स को, और डैमेज किया दूसरे 1.4 मिलियन को, और ओवर 1.7 मिलियन हेक्टर ऑफ क्रॉप्स जो है वो लॉस्ट हुई। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हुआ, और एस्टिमेटेड लॉस हुआ 1.30 बिलियन डॉलर का राइस के अंदर, कॉटन में, शुगर इन क्रॉप्स में। और फ्लड ने ये भी डैमेज किया और डिस्ट्रॉय किया तकरीबन 30,000 स्कूल्स और 2,000 हेल्थ फैसिलिटीज़। और इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो एक्सपेक्टेड हुए कि पुश करें एडिशनल 8.4 to 9 मिलियन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि नीचे आ गए वो पॉवर्टी लाइन से। और फ्लड जो है एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज़, तकरीबन उसने डिक्रीज़ किया है कंट्री की जीडीपी को 2.2% तक डिक्रीज़ भी कर दिया। अब ये कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ ऑल्सो अ मेजर इंपॉर्टेंट कंट्री। अब चाइना एक जो है ज़ाहिर बात है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री भी आयरन ओर का, लेकिन ये मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में से भी है। सो अब रिलाई करता है इंपोर्ट के ऊपर भी ताकि वो अपनी डिमांड को पूरा कर सके मिनरल्स के लिए। 2022 के अंदर चाइना ने एक्सपोर्ट किया 2.8 बिलियन जो है आयरन ओर में, जो कि बनाता है उसको 7th लार्ज एक्सपोर्टर मिनरल के लिए। उस सेम ईयर के अंदर इंपोर्ट किया 103 बिलियन जो है आयरन ओर में, जो कि इसको लार्जेस्ट इंपोर्टर बनाता है। ऑस्ट्रेलिया जो था चाइना का लार्जेस्ट सप्लायर था आयरन ओर का 2023 में। और चाइना की जो आयरन और इंपोर्ट है 2023 में उसने हिट किया रिकॉर्ड हाई तकरीबन 6.6% जो है प्रीवियस ईयर से, स्ट्रॉन्ग डिमांड होने की वजह से। कंट्री के जो आयरन और रिज़र्व हैं वो अबेंडेंट तो हैं, लेकिन मेनली तौर पे वो लो ग्रेड हैं, जिसकी वजह से कंट्री को रिलाई करना होता है इंपोर्ट के ऊपर ताकि वो पूरा कर सके डिमांड को। अब ये कि चीप लेबर इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर टी प्लांटेशन। चीप लेबर जो है मेजर फैक्टर्स में से है टी प्लांटेशन के लिए। जो हिस्ट्री है टी प्लांटेशन की वो लिंक है चीप लेबर के साथ। और ये अगर हम देखते हैं तो कॉलोनियल टाइम्स
तक जाता है, कॉलोनियलिज्म का जो वक्त था वहाँ तक दौर था। सो टी प्लांटेशन जो इंडिया के आसाम रीजन के अंदर इस्टेब्लिश की ब्रिटिश ने, जिन्होंने रियलाइज़ किया कि क्रॉप लेबर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। और अगर हम मॉडर्न टाइम के अंदर देखते हैं सो वर्कर्स ने फेस किए चैलेंजेस। लो वेजेस की हम बात करते हैं सो टी वर्कर जो है वेस्ट बंगाल के अंदर उनको पे किया गया बहुत कम वेजेस, डेली मिनिमम वेजेस के साथ तकरीबन 264 जो है फूड के साथ, और विदाउट फूड जो है 284 रुपीज़। और जेंडर वेज गैप भी है। केरला इंडिया के अंदर मेन जो अर्न करते हैं वो ऑलमोस्ट डबल है आवरली वेज ऑफ वुमेन के मुकाबले में। टास्क ऑफ टाइप की वजह से जो उनको असाइन किए जाते हैं, रही बात है जो टास्क होते हैं वो उनको अलग अलग तरह के असाइन किए जाते हैं। और हाई कोटास भी है। वर्कर्स जो है अक्सर एनेबल होते हैं कि वो पूरा करें जो रिक्वायर्ड कोटा है, लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से स्टेट्स में, और जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये कि फार्मिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस इन पोलर और डिज़र्ट रीजन। फार्मिंग जो है वो नहीं की जाती पोलर या फिर डिज़र्ट रीजन के अंदर, इसके बारे में लिखना है। अगर हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो वहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है और शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न होता है, लिमिटेड सनलाइट की भी ज़ाहिर बात है कमी होती है। सॉइल ऐसी होती है जिसके अंदर कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑर्गेनिक मैटर की भी। डिज़र्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सनलाइट कुछ ज़्यादा ही होती है, वाटर सप्लाई बहुत कम होती है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर की और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, और हाई एवोपरेशन रेट होता है। सो ये रीजंस हैं। उसके बाद ये कि वाई इज़ कोयटा नॉट सूटेबल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोयटा क्यों सूटेबल नहीं है? उसकी रीज़न क्या है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का होना, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है वहाँ पे, और सॉइल सॉइल भी वहाँ की ऐसी है, और लोकेशन जो है उसका भी मैटर है, और लिमिटेड लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी। उसके बाद ये कि वाइज कर्ज सिस्टम प्रैक्टिस इन बलूचिस्तान ओनली। सिर्फ ये बलूचिस्तान में ही क्यों होता है? ये जो एक एंशंट इरिगेशन का सिस्टम है, ये एक ज़ाहिर बात है कदीम ज़माने से चलता आ रहा है, कोई अभी का नहीं है या पिछली सदी का नहीं, बल्कि कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। और इसके अलावा ये भी है कि वाटर की स्कैरसिटी भी है, माउंटेन के इलाके हैं, और लिमिटेड रेनफॉल का होना, सॉइल और जियोलॉजी जो है ज़ाहिर बात है इन तमाम चीज़ों का भी रोल होता है। उसके बाद ये कि कमेंट करें कि वाई कराची रिकॉर्ड्स लोअर टेम्परेचर इन समर एंड हायर इन विंटर इन रिलेशन टू लाहौर। कराची के अंदर समर के अंदर कम टेम्परेचर क्यों होता है और हायर क्यों होता है विंटर के अंदर लाहौर के मुकाबले में? उसकी कुछ रीज़न है। समर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समंदरी हवाएं चलती हैं अरेबियन सी की वजह से, क्योंकि लाहौर में कोई समंदर नहीं है लाहौर के पास, जबकि कराची ज़ाहिर बात है अरेबियन सी जो है वो मौजूद है कराची का जो साहिल है। और ह्यूमिडिटी की वजह से, हाई ह्यूमिडिटी जो है कराची के अंदर बनाती है हीट वेव्स को ज़्यादा बेयरेबल भी। और लैटीट्यूड की वजह से कराची जो है वो लोअर लैटीट्यूड पे है लाहौर के मुकाबले में। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान का मैप तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कराची नीचे की तरफ है, लाहौर ऊपर की तरफ है। विंटर की अगर हम बात करते हैं तो ओशियनिक इन्फ्लुएंस है। वार्म वाटर जो है अरेबियन सी का, ये है एक, ये भी वजह है। इसके अलावा मॉइस्चर का होना, कराची की जो कोस्टल लोकेशन है वो रिटेन रखती है ज़्यादा मॉइस्चर एयर के अंदर, और कूल वाइंड्स का होना, ठंडी हवाएं जो है मिलती हैं लाहौर को नॉर्थ की तरफ से, क्योंकि लाहौर जो है वो नॉर्थ की तरफ है। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान का मैप आप ज़रूर देखिएगा तो वहाँ पर लाहौर आपको नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और जो कराची है वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। उसके बाद ये कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन इंडस बेसिन ट्रीटी, पास एनलिंग एंड ड्राई एंड सी पोर्ट। इनके ऊपर आपने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इंडस बेसिन ट्रीटी की हम बात करते हैं एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, साइन किया गया 1960 में, और एलोकेट करना वाटर जो है इंडस रिवर का और इसकी ट्राइब्यूटरीज़ का इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और इसके अलावा पास एंड लिंक की हम बात करें ट्रीटी अलाउ करता है इंडिया को कि यूज़ करो वेस्टर्न रिवर, और लिंक की हम बात करें ट्रीटी लिंक करता है वाटर जो है ईस्टर्न रिवर के लिए। ड्राई पोर्ट की बात करते हैं ड्राई पोर्ट जो है वो एक इनलैंड और इंटर मॉडल टर्मिनल है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है सी पोर्ट के साथ रेल या
रोड लिंक के ज़रिए। और सी पोर्ट की बात करें सो एक लोकेशन है कोस्टल या फिर शोर के ऊपर सी के। उसके बाद ये कि गिव द रीज़न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। इसके रीज़न बताएं जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की पाकिस्तान के अंदर वो क्या है। कई सारे फैक्टर हैं, जोग्राफ़ी है, जैसे कहीं पर माउंटेन का ज़्यादा होना, और क्लाइमेट से फ़र्क पड़ता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर का होना। कुछ इलाके ऐसे हैं वो ज़ाहिर बात है टेम्परेचर इतना ख़राब है कि वहाँ रहा नहीं जा सकता। वाटर की अवेलेबिलिटी होना, जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ नहीं रहा जा सकता। एग्रीकल्चर होना, फर्टाइल लैंड और वैली जो है सिंध और पंजाब के अंदर है तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होना, ज़ाहिर बात है जो इसकी वजह से जो अर्बन सेंटर है कराची और लाहौर, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो देखने में आती है। इसके अलावा हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि कुछ रीजन्स जो हैं, जैसे कि पंजाब है वो डेंसली तौर पे पॉपुलेटेड है क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से हिस्टोरिकली ही पंजाब की जो पॉपुलेशन रही है ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा रही है। और माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। सो कॉन्फ्लिक्ट और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है कुछ एरियाज़ में, जैसे कि KPK और क्या कहते हैं बलूचिस्तान में, उससे भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन हुई है, लोग दूसरी तरफ माइग्रेट कर गए। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें जो कैनाल सिस्टम है ऑन द राइट वेस्ट बैंक के ऊपर जो इंडस के। सो जो कैनाल ऑन द राइट वेस्ट बैंक है रिवर इंडस के, उसमें शामिल है चश्मा झेलम लिंक है, सवात कैनाल्स है, वर्साक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, कालाबाग बैरेज है और तरबेला है। अब ये कि नेम 5 हाईवेज एंड 5 मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान स्टेट, एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ मोटरवे ओवर नेशनल हाईवेज। नाम लिखें 5 हाईवेज़ के और 5 मोटरवेज़ के पाकिस्तान के, और 4 ऐसे एडवांटेजेस बताएं जो कि मोटरवे के हैं नेशनल हाईवे के ऊपर। सो अगर हम हाईवे की बात करते हैं तो उसके अंदर नेशनल हाईवे N5 है, नेशनल हाईवे N10 है, नेशनल हाईवे N15 है, नेशनल हाईवे N25 और नेशनल हाईवे N35 है। मोटरवे की बात करते हैं तो उसके अंदर M1 है, M2 है, M3, M4 है और M5 है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं जो मोटरवेज़ के हैं नेशनल हाईवेज़ के ऊपर, वो कुछ ये है कि एक तो कंट्रोल एक्सेस का होना, हाई स्पीड लिमिट का होना, इम्प्रूव सेफ्टी होना, रिड्यूस होना ट्रैफिक कंजेशन का। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन जो है कल्टीवेशन के लिए शुगर केन की। शुगर केन की जो कल्टीवेशन की जाती है उसके लिए जो फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन है उनको, तो उसके अंदर शामिल है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, हाई रेनफॉल का होना, वेल ड्रेन सॉइल होना, एडिकेट होना सनलाइट का, फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग ट्रेन और एक्सेस होना वाटर रिसोर्सेज तक। इसके अलावा लॉन्ग ग्रोइंग सीजन का होना। उसके बाद ये कि डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क बताएं डैम और जो बैराज है। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लिखें डैम के। सो फ़र्क की अगर हम बात करते हैं, सो जो डैम होता है एक बैरियर होता है जिसको बनाया जाता है अक्रॉस अ रिवर या फिर स्ट्रीम, ताकि इम्पाउंड किया जाए वाटर, क्रिएट किया जाए रिजर्वियर। और प्राइमरी पर्पज़ इसका तो असल में वाटर को स्टोर करना होता है इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी। इसको फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ जो फ्लड आते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि डैम की कमी होना, और इसके अलावा वाटर डाइवर्जन के लिए भी और सेडिमेंटेशन के लिए भी। और बैराज की हम बात की जाए तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बिल्ड किया जाता है क्रॉस रिवर के ऊपर ताकि रेगुलेट किया जाए वाटर सप्लाई, रोका जाए टाइडल इन्फ्लक्स और मेंटेन किया जाए वाटर लेवल। प्राइमरी पर्पज़ क्या है इसका भी, वो भी यही है कि फ्लडिंग को भी कंट्रोल किया जाए, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन को रोका जाए और मेंटेन किया जाए नेविगेशन चैनल। और अक्सर यूज़ होता है डेल्टा रीजन्स के अंदर। और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं डैम के वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का होना, इरिगेशन और वाटर सप्लाई होना, फ्लड कंट्रोल रेगुलेशन होना, वाटर स्टोरेज होना ड्राउट के लिए, ड्राई पीरियड के लिए, रिक्रिएशन और टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ का भी होना, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होना, रिवर इकोसिस्टम और एक्वेटिक लाइफ पे डिस्प्लेसमेंट होना, कम्युनिटीज़ की और लॉस होना लाइवलीहुड का, हाई कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट का होना, रिस्क होना कैटास्ट्रॉपिक फेलियर का, डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग होना, अल्ट्रेशन होना नेचुरल रिवर फ्लो का और जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा पोटेंशियल होना वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए और जो क्वालिटी वाटर क्वालिटी इश्यूज़ हैं।
उसके बाद ये कि पाकिस्तान इकोनॉमी डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्क्राइब करें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जो इंडीड जो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी हम कह सकते हैं, और एग्रीकल्चर का एक मेन रोल है। अब तो खैर एग्रीकल्चर की तरफ इतना फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी एक वाइटल सेक्टर के तौर पर एग्रीकल्चर जो है वो है। और ये इस वजह से भी हो रहा है, कमी आई है एग्रीकल्चर की अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है एग्रीकल्चर का सेक्टर, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी रुकी हुई है। और जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर वाटर स्केर्सिटी का होना, पानी की ज़ाहिर बात है सप्लाई नहीं है, इतनी काफ़ी नहीं है जितनी ज़रूरत है। सॉयल का डिग्रेडेशन हो जाना, सॉयल इरोशन होना, सैनिलाइजेशन होना, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन होना, आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस का यूज़ करना, ऐसी प्रैक्टिस जो बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए आज के दौर में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वो एक तरह से फारिग हो गई हैं, जैसे कहना चाहिए अगर हम उसको एक आम ज़बान में कहें तो। बिल्कुल ही मतलब ऐसी टेक्निक जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए, अब उसकी जगह नई और जो ज़ाहिर बात है मॉडर्न टेक्निक से उनको यूज़ किया जाए, तो वो नहीं किया जा रहा। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है एग्रीकल्चर के लिए। और लिमिटेड एक्सेस होना क्रेडिट तक, जब फार्मर्स को ज़रूरत है कि वो लोन वगैरह उनको मिले, ज़ाहिर बात है, ताकि वो अपने लिए इन्वेस्ट करें, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर ही ज़ाहिर बात है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए लोन की अवेलेबिलिटी ना होना, और क्रॉप डिजीज़ का होना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होना, और लो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना, इसके अलावा लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज़ का होना, लैंड की फ्रेगमेंटेशन होना, क्लाइमेट का चेंज होना, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, जो बहुत से इरिगेशन सिस्टम जो पाकिस्तान में हैं उसके जो मेथड हैं बहुत से, वो आप बताएं। तो पहला है फ्लड इरिगेशन है, बेसिन इरिगेशन है, फरो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, कैनाल इरिगेशन है, ट्यूबवेल इरिगेशन है, टैंक इरिगेशन है, लेफ्ट इरिगेशन है, और माइक्रो इरिगेशन भी है इसके अंदर। उसके बाद ये कि नेम द फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन एनी टू, नाम लिखने हैं अपने फिज़िकल फ़ीचर जो पाकिस्तान के, और एक्सप्लेन करना है किसी दो को। तो फिज़िकल फ़ीचर्स के अंदर माउंटेन आ जाते हैं, प्लेन्स हैं, डिज़र्ट है, फॉरेस्ट है, प्लेट्यूज़ है, रिवर है, और लेक है। और एक्सप्लेन की हम बात करें, माउंटेन की बात करें, तो पाकिस्तान के पास जो है वो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन मौजूद है, जिसके अंदर कराकरम, हिंदुकश और हिमालयाज़ माउंटेन रेंज है। और K2 जो है ज़ाहिर बात है सेकंड हाईएस्ट जो है माउंटेन पीक है वर्ल्ड के अंदर, जो कि तकरीबन 8611 मीटर्स जो है, और लोकेटेड है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के दरमियान। और दूसरी जो रिवर की अगर हम बात करें, सो रिवर इंडस लार्जेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, और रिवर इंडस बेसिन जो है लार्ज फर्टाइल एलुवियल प्लान है फॉर्म्ड बाय सिल्ट इंडस से, विद ऑल ऑफ पाकिस्तान मेजर रिवर, जिसमें शामिल है काबुल, जहलम, चनाब, जो कि फ़्लो हो रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ये कि ड्रॉ स्केच, एक स्केच ड्रॉ करें शो करने के लिए जो फिज़िकल रीजन है पाकिस्तान के, और एक्सप्लेन करें अपर इंडस प्लान को। सो आपने स्केच को ड्रॉ करना होगा यहाँ पर शो करने के लिए जो भी फिज़िकल रीजन है पाकिस्तान के, और एक्सप्लेन करना है अपर इंडस प्लान को। सो अपर इंडस प्लान एक फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान के, और ये स्टार्ट होता है जंक्शन से इंडस के और काबुल रीजन के, और इसमें शामिल है वैली ऑफ सवात, चित्राल और गिलगित रिवर। उसके बाद ये कि स्टेट करें, बताएं जोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की, कि जोग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है। डिस्क्राइब करें जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। सो ये तो एक इंतहाई इजी सवाल है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान के अगर लोकेशन के बारे में आपने देखा है, मैप वगैरह को अगर आपने देखा है, तो पाकिस्तान जो है वो सिचुएटेड है, पाकिस्तान वाक़ है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया के अंदर वाक़ है पाकिस्तान, और ये लोकेटेड है क्रॉस रोड के ऊपर साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के, मिडिल ईस्ट के। पाकिस्तान जो है वो शेयर करता है बॉर्डर कुछ क्रिटिकल नेशंस के साथ, जैसे कि अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया और ईरान है। और जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान की, सो ये एज अ ब्रिज के तौर पे काम करता है, कनेक्ट करने के लिए साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट जो सेंट्रल एशिया के साथ, सर्व करता है एज अ गेटवे ईस्ट एशिया के लिए, बैलेंस करता है पावर डायनामिक रीजन के अंदर। इसके पास सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी है इंपॉर्टेंस ऑफ इट लोकेशन की वजह से, और ऑफ़र करता है इमेंस एग्रीकल्चर और रिसोर्स पोटेंशियल। और इसके पास एक डाइवर्स लैंडस्केप है कंप्राइजिंग फर्टाइल प्लान, माउंटेनियस रीजन और कोस्टल एरिया। सर्व करता है एज अ वाइटल ट्रांजिट रूट ट्रेड के लिए और एनर्जी पाइपलाइंस के लिए, प्ले करता है क्रूशियल रोल जो है मीडिएटिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में।
उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये वही सवाल है जो पीछे आ चुका है जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस का, यहाँ पे इसको आप थोड़ा और समझ लें। सो इसमें स्ट्रेटजिक लोकेशन बताना होगी आपने कि स्ट्रेटजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, गेटवे पोजीशन है, रीजनल पावर डायनेमिक है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस भी है, ट्रेड राउट है और एक्सेस है अरेबियन सी तक, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी कॉरिडोर भी है, ट्रेड राउट है ये जो कि सी पैक जैसा कि आप जानते हैं उसको बनाया गया है। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी भी है, कनेक्ट करता है ये रीजन्स को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।